दोस्तों, आज के समय में आपको पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग तरह की गवर्निंग बॉडीज देखने को मिलेगी जो कि अलग अलग स्टाइल्स में आती हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ देखने को मिलेगी डेमोक्रेसीज, कुछ देखने को मिलेगी ऑटोक्रेसीज और कुछ आपको मोनार्की भी देखने को मिलेगी। मतलब कि अगर हम लोग एक स्पेक्ट्रम बनाएं जो कि डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप के बीच में हो, तो ऑलमोस्ट हर एक गवर्निंग बॉडी आपको इस स्पेक्ट्रम पर अलग अलग लेवल की तरफ देखने को मिलेगी। कुछ ज़्यादा डेमोक्रेसी की तरफ झुकी हुई दिखेगी, कुछ कम डेमोक्रेसी की तरफ झुकती हुई और कुछ डिक्टेटरशिप की तरफ ज़्यादा दिखेगी। जब हम इमेजिन करते हैं एक डिक्टेटरशिप के बारे में, तब हमारे दिमाग में नॉर्थ कोरिया जैसा कोई कंट्री आता है। हार्ड ब्लैक एंड वाइट लाइफ, इंटरनेट नहीं है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन का कोई तरीका नहीं है। ये जो कंट्री है ये एक्सट्रीमली ऑटोक्रेटिक है। मतलब कि सिर्फ एक ही इंसान है जो कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि इवन सऊदी अरेबिया और चाइना जैसे देश भी ऑटोक्रेटिक हैं। और पिछले कुछ सालों में हम सब जानते हैं कि चाइना कितनी ज़्यादा इनक्रेडिबल रेट के साथ में डेवलप किया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर डेमोक्रेसीज में और डिक्टेटरशिप्स में पावर काम कैसे करती है। ना दूर से देखने पर यह लगेगा कि जैसे एक डिक्टेटरशिप में सिर्फ एक ही इंसान है जो कि सारे के सारे फैसले लेता हो, सारे जजमेंट्स सिर्फ उस एक ही इंसान पर बेस करते हैं और उस इंसान की जो मर्जी है वो अपने देश के अंदर कर सकता है फोर्सफुली। पर दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। पावर का सिंपल पहला रूल होता है कि इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ता है, चाहे आप एक डिक्टेटर हो या फिर एक डेमोक्रेसी के अंदर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। हालांकि डिक्टेटरशिप्स के अंदर आपको ऐसे लोग जो कि पावर में हैं, जो एक्सक्लूसिव लोग हैं, जो टॉप लेवल पर बैठे हुए लोग हैं, वो कम देखने को मिलते हैं डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में। हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और जो जनरल्स होते हैं जो कि मिलिट्री को कंट्रोल करते हैं, ऐसे लोगों की वजह से डिक्टेटर आराम से अपनी डिक्टेटरशिप को चला सकता है, लेकिन तभी जब उसे उन सभी लोगों का सपोर्ट प्राप्त है जो कि उसे हेल्प करते हैं इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। और इसी वजह से वो जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें भी ये फ़ायदा है कि जब तक वो डिक्टेटर रहेगा तब तक उनकी पोस्ट खतरे में नहीं है। मतलब कि और कोई ट्राई नहीं करेगा उसे ओवरथ्रो करने का और उन्हें एसेंशियली कोई नहीं हटा सकता है। इसलिए एसेंशियली ये डिक्टेटर्स और इनके जो की लोग होते हैं ये एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट में काम करते हैं। और इसी वजह से डिक्टेटरशिप एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन जाता है जिसमें कि डिक्टेटर चाह करके भी अपनी जनता की भलाई नहीं कर सकता है। दोस्तों, होता क्या है कि एक डिक्टेटरशिप में जनरली जो लोग होते हैं वो सारा का सारा काम करते हैं और क्योंकि फ्रीडम इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं की जाती है तो उनकी जो इनकम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो काफ़ी लिमिटेड होती हैं। और इसी वजह से एक डिक्टेटर के पास में जो ओवरऑल रेवेन्यू आता है जो कि वो टैक्सेस के माध्यम से कलेक्ट करता है वो डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो टॉप लेवल पर बैठे हुए एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये अपना जो शेयर है बराबर लेते हैं। ये जनता को एक्सप्लॉइट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं और इस वजह से ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल को जीने में कैपेबल होते हैं, इवन एक डिक्टेटरशिप के अंदर भी। और अगर एक डिक्टेटर चाहे कि अपने जनता के लिए वो पैसा खर्च करे, उनके रिसोर्सेज के लिए खर्चा करे, तो उसे इस पैसे में कटौती करनी होगी जो कि ये अपने की ऑफिशियल्स को दे रहा होता है। नाउ इस चीज़ के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि इवन डिक्टेटर के पास में भी कंपटीशन होता है। उसके आसपास के जो परिवार के लोग होते हैं और उसके साथ साथ इवन जो दूसरे ऑफिशियल्स होते हैं वो हमेशा उस वैक्यूम की तलाश में होते हैं जिससे कि उस डिक्टेटर को भी हटाया जा सके। अगर मान लीजिए वो डिक्टेटर जनता की भलाई में पैसे लगाता है और जो रेवेन्यू मिला है उसे अपने ऑफिशियल्स को देने के बजाय वो अगर जनता के लिए खर्च करता है, तो डिक्टेटर का जो कॉम्पिटिटर है जो कि उसे हटाना चाहता है वो उनकी ऑफिशियल्स को ये प्रॉमिस कर सकता है कि वो जो सारा पैसा ये डिक्टेटर जनता की भलाई में लगा रहा है वो सब का सब वो उनकी ऑफिशियल्स को दे देगा और इसीलिए एसेंशियली उनकी लॉयल्टी को वो खरीद सकता है उस पैसे के लिए। और इसी वजह से चाहे डिक्टेटर कितना भी अच्छा हो और वो चाहता हो कि अपनी जनता की वो भलाई करे, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं कर सकता है क्योंकि अगर उसे पावर में रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू उसे अपने लिए और अपने की लोगों के लिए बना करके रखना होगा, वरना उसका कोई कॉम्पिटिटर उससे ये चांस छीन करके ले जाएगा ना। अब आप लोग सोचेंगे कि डेमोक्रेसीज़ के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसीज़ काफ़ी स्टेबल होती हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। पर दोस्तों, काफ़ी हद तक डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसीज़ में भी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, ये एसेंशियली एक पावर गेम को खेल रहे होते हैं जो काफ़ी हद तक डिक्टेटरशिप की तरह ही होता है। दरअसल डेमोक्रेसी के अंदर डिक्टेटरशिप की तरह कुछ चुनिंदा लोग नहीं होते हैं, बल्कि पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें कि जुडिशरी होती है, पार्लियामेंट होती है, इसके साथ साथ में एग्जीक्यूटिव पावर होती है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर्स या फिर प्रेसिडेंट्स आते हैं। और जनरली हम लोग सोचते हैं कि जो फ्री लीडर्स होते हैं
ये आराम से अपनी जनता की भलाई में फैसला ले सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसे डिसीजंस इन लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं जो कि जनता की भलाई में नहीं होते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, पावर में आने के लिए इन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसे सिर्फ ऐसे ही लोग प्रोवाइड कर सकते हैं जिनके पास में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हों। और इन कंपनी के मालिक जो होते हैं, ये लोग ये डिमांड करते हैं कि उन पैसे के बदले में जब भी वो लीडर सिलेक्ट होता है किसी पावरफुल पोजीशन के लिए, तो वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, ऐसे कोड्स बनाएं जिनकी वजह से उनकी कंपनी को फ़ायदा हो। मतलब कि ऑब्वियसली अगर वो पैसा दे रहे हैं तो उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अपना देखना है, और इसी चीज़ का यूज़ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक करते हैं। और इस जगह पर जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है, इसका जॉब होता है कि ना सिर्फ उसे बैलेंस करने होते हैं जो फंड उस कंपनी के द्वारा आ रहे होते हैं या फिर उस इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा आ रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसे अपनी पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस भी बना करके रखना है, उसके साथ साथ उसे जनता के अंदर भी कॉन्फिडेंस बना करके रखना है। तो ये चीज़ डिक्टेटरशिप से भी कई गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। इसी वजह से इवन दो हो सकता है कि कुछ ऐसे रूल्स हों, कुछ ऐसे रेगुलेशंस हों जिनकी वजह से डायरेक्टली जनता को फ़ायदा हो रहा हो डेमोक्रेसी के अंदर, उसके बावजूद भी वो लीडर जानबूझ करके उन जजमेंट्स को नहीं ले सकता है, क्योंकि उसकी वजह से उसके जो सपोर्टर हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, उनको नुकसान होता है। और आप लोग सोचेंगे कि एक बार अगर वो लीडर पावर में आ जाता है तो उसके बाद में उन कंपनीज़ की नहीं मानेगा। तो आप इस जगह पे गलत इसलिए हैं क्योंकि अगर वो कंपनीज़ उस लीडर को उस जगह पर पहुंचा सकती है, उसकी सपोर्ट कर सकती है, तो वो ये भी प्रॉमिस कर सकती हैं कि उसके जो कॉम्पिटिटर हैं, चाहे वो अपोजिट पार्टी में हो, चाहे वो उसी की पार्टी में हो, वो उसे ही अपनी पोजीशन से हटाने के लिए मजबूर भी कर सकती है। यही चीज़ डेमोक्रेटिक लीडर्स को अपनी पार्टी के अंदर भी मैनेज करनी पड़ती है। इवन अगर उस लीडर की खुद की पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रूल्स को फॉलो ठीक से नहीं कर रहे हैं, और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे खुद उस लीडर को ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस लीडर के पास में इतनी पावर नहीं होती है कि वो अपनी पार्टी के मेंबर को या तो हटा सकें या फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें, क्योंकि उनके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए कि वो जो लीडर है वो उनके साथ में है। ये जो पूरा गेम होता है लॉयल्टी का होता है। अगर लीडर अपने पार्टी के मेंबर्स के साथ में लॉयल हैं, अगर अपने पार्लियामेंट्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में लॉयल हैं, तो बदले में उनके मेंबर्स भी अपने लीडर के साथ में लॉयल होंगे। और इसी वजह से कई बार इवन गलत काम करने वाले पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो लीडर अपनी पार्टी का कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहता है। और इसी वजह से इवन डेमोक्रेसीज में जो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल असल में होते नहीं हैं। इवन जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लीडर्स आज के समय में हमें दिखाई देते हैं वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ इसी बैलेंस को कंटिन्यूसली बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और कई बार ये चीज़ फेल भी कर जाती है। कई बार ये जो बैलेंसेस हैं ये लीडर्स ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से ये अपने पावर और पोजीशन दोनों को खो बैठते हैं। सो इसी वजह से उस लीडर के लिए बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि वो ये सारे रिलेशंस को बहुत ही इंट्रिकेटली मैनेज करे। नाउ एक डेमोक्रेसी की जो सबसे ज़्यादा खास बात होती है वो ये होती है कि इसके अंदर जो जनता है वो काफ़ी हद तक फ्री होती है। मतलब कि वो आराम से बिजनेस कर सकती है, उन्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। और इस वजह से जो एवरेज लोग होते हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर, वो डिक्टेटरशिप के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा फ्री होते हैं। और इसी वजह से उनकी जो पर कैपिटा इनकम होती है, जो आय होती है, जो कि वो देश को टैक्स के रूप में दे रहे होते हैं, वो भी ज़्यादा होती है। और एसेंशियली इसका फ़ायदा उस लीडर को ही होता है क्योंकि वो ज़्यादा रेवेन्यू को कंट्रोल कर सकता है, और उसी की पावर ज़्यादा बढ़ती है जब रेवेन्यू उसके पास में ज़्यादा होता है। डिक्टेटरशिप्स में सिटीजन्स फ्री नहीं होते हैं, और इस वजह से वो कोई बिजनेस एक्टिविटी फ्रीली नहीं कर सकते हैं। और एसेंशियली जो डिक्टेटर होता है उसके पास में रेवेन्यू कम जाता है। मतलब ये कि उसके पास में जो फाइनेंशियल पावर है वो किसी भी डेमोक्रेटिक लीडर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। इसका मतलब ये है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में देश जितना ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा उतना ही ज़्यादा फायदा उस डेमोक्रेटिक लीडर को होगा, क्योंकि एसेंशियली जो लोग टैक्स देंगे वो सारा का सारा पैसा कंट्रोल करने के लिए तो उस लीडर के पास में ही आएगा, और इस तरह से वो ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, एटलीस्ट फाइनेंशियली। तो फिर आखिर क्यों ये पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे फैसले लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और कई सारी बार इवन जनता भी इनसे खुश नहीं होती है? जैसे कि फ्री में घर देना या फिर फ्री की चीज़ें देना, ये सब चीज़ें क्यों होती है एक डेमोक्रेसी के अंदर? दरअसल प्रॉब्लम ये है
कि एक पॉलिटिकल लीडर की जो टर्म होती है डेमोक्रेसी के अंदर वो 4 या 5 साल होती है। तो उस वजह से उस लीडर को उस हिसाब से तैयारी करके चलनी पड़ती है। अगर वो अगले 5 सालों में कुछ खास प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, अगर कुछ खास लोगों के बीच में एक ऐसी भावना नहीं जगा सका है कि उसने डेवलपमेंट किया है, तो वो चीज़ उसके खिलाफ साबित हो सकती है और अगली टर्म शायद हो सकता है कि वो जीत ना पाए। इसी वजह से डेमोक्रेसी के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो शॉर्ट टर्म में सोचें। जबकि इवन डिक्टेटरशिप्स में और कुछ केसेस में ऑटोक्रेसीज में लीडर्स ज़्यादा दूर तक की सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इलेक्शन नहीं होता है और अपनी टर्म का जाने का डर वहाँ पर नहीं होता है। इसको लेकर के एक एग्जाम्पल भी है, जब रोमन एम्पायर था तब उसके अंदर होता क्या था कि 6 मंथ की टर्म के लिए एक लीडर आता था जो कि पूरी रोमन सेना को कंट्रोल करता था, और उस 6 महीने में वो ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध करने की कोशिश करता था, क्योंकि असेंशली उससे वो अपने आप को ज़्यादा ग्लोरीफाई सिद्ध कर सके हिस्ट्री के अंदर। और इवन तो इससे रोमन जनता को, रोमन सेना को खुद नुकसान होता था, लेकिन इस तरह से शॉर्ट साइटेड वे में ये लीडर्स इसीलिए सोचते थे क्योंकि उनके पास में टाइम लिमिटेड ही होता था। और यही चीज़ आज के समय में डेमोक्रेसी के अंदर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि सिर्फ 5 साल ही होते हैं ये प्रूव करने के लिए कि वो फिर से उस इलेक्शन को जीतने के लिए वर्दी हैं। लीडर्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्री चीज़ें बांटने की कोशिश करते हैं और एसेंशियली वोटर्स को एंटाइज करने की कोशिश करते हैं कि वो फिर से उन्हें वोट दें। और इसी वजह से ये जो लीडर्स होते हैं ये कंट्री को एक यूनाइटेड एंटिटी की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि ये डिविजन्स में देखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, पेंशनर्स, वर्कर्स, और इवन इंडिया के अंदर तो अलग अलग कास्ट और रिलीजन आपको देखने को मिलते हैं। ये सब भी इसी का एग्जाम्पल है। और इसी वजह से रिलीजियस या फिर कास्ट बेस्ड पार्टीज बनती हैं जो कि इन वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इवन डेमोक्रेसीज कितनी भी ज़्यादा डेवलप्ड हो, चाहे यूएसए हो, इंडिया हो या फिर और कोई भी डेमोक्रेसी हो, वहाँ पर बराबर ही एप्लीकेबल होती है। नाउ सबसे बड़ा सवाल कि आज के समय में इंडिया में ये जो डिक्टेटरशिप का पूरी भावना ज़्यादा फैल चुकी है कि इंडिया एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल भी है? वेल दोस्तों, अगर आज के समय में इंडिया में कोई लीडर इंडिया को डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ाना चाहता है, इंडिया की अच्छी खासी चलती हुई डेमोक्रेसी को अगर डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक डेमोक्रेसी है तब तक उसके पास में ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है, और इवन अगर उसके पास में ओवरऑल कंट्रोल देश का ज़्यादा नहीं है और अगर वो डिक्टेटरशिप लगा भी देता है तो उसके बाद में भी शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स उसके पास में ज़्यादा पावर आ जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसकी पार्टी के लिए भी कोई खास ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन वाले इस देश को आप उस तरह से टेम नहीं कर सकते, उस तरह से रोक नहीं सकते हैं जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया को किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट इनएविटेबल है, इसे रोका नहीं जा सकता है। सो इसीलिए अगर कोई क्लेम करता है कि इंडिया आज के समय में एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है, तो वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट एक बेसलेस क्लेम होगा। इनफैक्ट उस लीडर के खुद के लिए भी यही चीज़ ज़्यादा फायदेमंद होगी कि वो इंडिया को एक डेमोक्रेसी रहने दें, इसे ज़्यादा डेवलप होने दें और एसेंशियली खुद भी ज़्यादा पावर इंजॉय करें। पावर से ऑफकोर्स हो सकता है कि वो बाद में चला जाए, क्योंकि टाइम के साथ में मुद्दे बदलते हैं और जिन चीज़ों के लिए आज हम पावर में आने के लिए लड़ते हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में वो चेंज हो जाए और फ्यूचर में नए मुद्दे निकल करके आएँ। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा डेमोक्रेसी का यही है कि आपके पास में जितनी आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जितना आपके पास में इंफॉर्मेशन इम्पैक्ट है, आप उतना इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और इससे ना सिर्फ आप जनता को ज़्यादा फ्रीडम इंश्योर कर रहे हैं, बल्कि आप खुद भी जब लीडर बनेंगे तब आपके पास में ज़्यादा पावर होगी।